नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ अभूतपूर्व है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य सरकार है, लेकिन ऐसा लगता है कि सेना नहीं है उनके पास और अपनी करेंसी नहीं है। उसके अलावा वो एक अलग देश में रह रही है। पश्चिम बंगाल में कानून सिर्फ ममता बनर्जी का चलता है। केंद्र सरकार का कोई अधिकार, कोई जो है उसका फरमान वहाँ नहीं चलता है। केंद्र सरकार की एजेंसियों को वहाँ काम करने की छूट नहीं है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री उनके खिलाफ किसी भी हद तक खिलाफ जाने को, बोलने को ममता बनर्जी तैयार है, किसी तरह का आरोप लगाने को तैयार है और लगा रही हैं। गुरुवार को आईपैक जो है, जो संस्था है सर्वे कराने वाली, जो कभी प्रशांत किशोर की कंपनी हुआ करती थी, अब प्रतीक जैन उसके मुखिया हैं, उनके घर और दफ्तर पर ईडी ने छापा मारा। किस सिलसिले में? ईस्टर्न कोल फील्ड में जो कोल घोटाला हुआ उसमें मनी लॉन्ड्रिंग जो हुई है उसके आरोप में ममता बनर्जी को पता चला और वो दल बल के साथ वहाँ पहुँच गई। उनके साथ पहुँचे कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और उसके बाद पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार। अब ईडी ने पहली बार, ये आपको बता रहा हूँ कि 1947 या कहें आप 1950 में जब संविधान बना उसके बाद से ये पहली बार हुआ है किसी केंद्रीय एजेंसी ने किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर कराई है। भ्रष्टाचार के मामले में नहीं है, वो तो बहुत सारे हुए हैं। एफआईआर कराई है सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के लिए। सरकारी एजेंसी, जांच एजेंसी से कागज, डॉक्यूमेंट्स छीनकर ले जाने के लिए, ईडी के अधिकारियों को डिटेन करने के लिए, उनको धमकाने के लिए। ममता बनर्जी केवल कोलकाता पुलिस के लोगों को लेकर नहीं पहुंची, रैपिड एक्शन फोर्स के लोगों को लेकर भी पहुंची। ये एक तरह की धमकी थी ईडी के ऑफिशियल्स की कि बाहर निकलो, कैसे निकल के जाओगे। इस तरह का काम वो ऐसा नहीं है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को डराने धमकाने का काम वो पहली बार नहीं कर रही थी। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है वो इनकम टैक्स के और ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले चुकी है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर चुकी है। हाई कोर्ट से उनको राहत मिली है। ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री सीधे खुद गई हैं। इससे पहले पुलिस के जरिए सब कुछ होता था, सीधे मुख्यमंत्री पहुंची। आप इससे समझिए कि मुद्दे की गंभीरता। और वो कौन से डॉक्यूमेंट थे, जो डॉक्यूमेंट और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो वहाँ से लेकर गई, उनमें ऐसा क्या था? ममता बनर्जी ने भी, उनकी ओर से भी जो है वो 2 एफआईआर दर्ज कराई गई है ईडी के खिलाफ। उनका कहना है कि उनकी पार्टी के जो डॉक्यूमेंट्स थे या उनकी पार्टी की जो जानकारियाँ थी वो ईडी लेने आई। कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी, वो भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो पीएमएलए के केसेस की जांच करती है, वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए क्यों जाती? लेकिन ममता बनर्जी का आरोप है। उसके बाद शुक्रवार को उन्होंने एक पब्लिक रैली की और उसमें केंद्र सरकार को चुनौती दी, केंद्रीय गृह मंत्री को चुनौती दी और जितने अपशब्द हो सकते हैं वो सब कहे। एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की कि जितने बंगाली हैं उन सबको बांग्लादेशी घुसपैठिया बताने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ सीमा पर तैनात है, बाकी एजेंसियां आपकी हैं, रेलवे आपकी, एयरलाइंस आपकी, पासपोर्ट ऑफिस आपका, फिर ये घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं? सवाल ये है कि इन घुसपैठियों का कागज़ कौन बनवा रहा है? इन घुसपैठियों को आने में सुविधा देने के लिए बॉर्डर की फेंसिंग कौन रुकवा रहा है? बॉर्डर की फेंसिंग कराने के लिए बीएसएफ को जो ज़मीन चाहिए वो एक्वायर करके क्यों नहीं पश्चिम बंगाल की सरकार दे रही है? इस सब के बारे में वो बात नहीं करती हैं। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है गुरुवार को, अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन नहीं मानेंगे तो और किस बात को मानेंगे? अब तो यही बाकी रह गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएं तो उनको पश्चिम बंगाल की पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश करे, उनके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश करे। हालांकि गृह मंत्री को वो धमका चुकी हैं कि होटल से बाहर आप निकल पा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम निकलने दे रहे हैं। मतलब हम जिस दिन नहीं चाहेंगे आप होटल से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे पश्चिम बंगाल में। ये एक चुनी हुई मुख्यमंत्री एक निर्वाचित केंद्र सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री को इस तरह की धमकी दे रही है। अब और बचा क्या है?
भारत में किसी प्रदेश में ऐसा हुआ क्या? केंद्रीय जांच एजेंसियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर छापा मारती रही हैं और ये छापे की जो कार्रवाई हुई है वो भी 10 जगहों पर हुई है। गुरुवार को 6 जगहों पर हुई है पश्चिम बंगाल में और 4 जगहों पर हुई है दिल्ली में। दिल्ली का आपने कोई दृश्य नहीं देखा होगा, कहीं विरोध नहीं देखा होगा। पश्चिम बंगाल में हुआ और पश्चिम बंगाल में हुआ और प्रतीक जैन के घर और दफ्तर में पहुंची ममता बनर्जी। और प्रतीक जैन के बारे में कहा जाता है कि वो टीएमसी के लिए फंड जुटाने का भी काम करते हैं। ये कहा जा रहा है कि प्रतीक जैन की एजेंसी यानी आई पैक को पैसा आता है हवाला के जरिए, जो कोल घोटाले का पैसा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल की हालत का अंदाज़ा लगाइए। इस मामले पर दोनों पक्ष हाई कोर्ट पहुंचे। दोनों पक्षों ने कल हाई कोर्ट में याचिका दायर की। आज हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी। इतने लोग पहुंच गए वहां। हाई कोर्ट में जज ने आदेश दिया कि जितने लोग हैं यहां कमरे में वो सब बाहर चले जाएं। और जिस तरह का वहां पर माहौल था, आखिर में हाई कोर्ट को यह फैसला लेना पड़ा कि ये सुनवाई अब 14 जनवरी को होगी। सुनवाई टाल दी गई। कोर्ट काम नहीं कर पा रहा है, केंद्रीय एजेंसी काम नहीं कर पा रही है, देश के गृह मंत्री को धमकी दी जा रही है, प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोले जा रहे हैं और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस तरह का एक भी, इसका 10वां 100वां हिस्सा हम कह रहे हैं, प्रदर्शन बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं के खिलाफ ममता बनर्जी ने नहीं किया। प्रदर्शन तो छोड़िए, बयान तक नहीं दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी लड़ाई किससे है। उनकी लड़ाई बांग्ला भाषी जो बांग्लादेश में हैं अपने उन भाई बहनों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ नहीं है। उनकी लड़ाई है केंद्र सरकार से, और केंद्र में चूंकि भाजपा की सरकार है इसलिए भाजपा से। मार्च अप्रैल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। एसआईआर चल रहा है। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। ममता बनर्जी की परेशानी उसके कारण बढ़ गई है। उनका चुनाव लड़ने का जो तरीका था, बल्कि कहें चुनाव जीतने का जो तरीका था, जो फॉर्मूला था, वो एसआईआर के कारण ध्वस्त हो रहा है। इससे वो और ज़्यादा बौखलाई हुई है। लेकिन वो क्या सोचती है, क्या कर रही हैं, ये उनका अपना मामला है। सवाल ये है कि भारत का संविधान पश्चिम बंगाल में लागू होता है या नहीं, भारत का कानून पश्चिम बंगाल में लागू होता है कि नहीं। अगर केंद्रीय जांच एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र होकर निष्पक्ष ढंग से वहां काम नहीं कर सकती, तो फिर सवाल उठेगा कि क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा मानती है कि नहीं मानती है। जिस तरह का उनका रवैया है, जिस तरह का उनका हमलावर रुख है, जिस तरह की उनकी कारगुजारी है, अब पश्चिम बंगाल को अगर देखिए, पश्चिम बंगाल एक सीमावर्ती राज्य है, देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और सबसे ज़्यादा खतरा देश की सुरक्षा के लिए यहीं पर है। अगर आप पाकिस्तान और चीन बॉर्डर को छोड़ दें तो उसके अलावा जितनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए यहाँ आ रहे हैं, बल्कि ज़्यादातर घुसपैठिए यहीं से आते हैं, यहीं उनके फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं, यहीं उनको मतदाता बनाया जाता है और उनको प्रोटेक्शन देने वाली ममता बनर्जी सबसे बड़ी नेता है देश की। और इन घुसपैठियों के बारे में ममता बनर्जी की क्या राय थी जब वो सांसद थीं? संसद का उनका भाषण याद करना चाहिए कि घुसपैठियों के कितने खिलाफ थी, क्योंकि उस समय ये घुसपैठिए सीपीएम के वोटर थे। आज उनके वोटर हो गए हैं, इसलिए इन घुसपैठियों का वो बचाव कर रही हैं। तो उनको देश की सुरक्षा से मतलब नहीं है, देश की एकता अखंडता से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने वोट से मतलब है। सवाल यह है कि इसका हल क्या है। इस बारे में मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अब पश्चिम बंगाल को अगर बचाना है, पश्चिम बंगाल की इस परिस्थिति के कारण देश की एकता अखंडता को जो खतरा है उसको ख़त्म करना है, तो उसका एक ही तरीका है, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना। बहुत से लोग कह रहे हैं, मतलब राजनीतिक रूप से खासतौर से बीजेपी के लोग कहते हैं कि अगर राष्ट्रपति शासन लगा तो ममता बनर्जी को सहानुभूति मिल जाएगी। तय कर लीजिए, देश बचाना है या सरकार बनाना है। जब 2021 में हिंसा हुई थी तब भी ये सवाल उठा था राष्ट्रपति शासन लगाने का। तब कहा गया था कि इतना बड़ा जनमत लेकर आई है, जो सरकार इतना बड़ा प्रचंड बहुमत लेकर आई है, उसको कैसे बर्खास्त कर दें।
अब सवाल यह है कि ये सरकार अपने कार्यकाल के आखिरी कुछ महीनों में है, तो चुनाव में फायदा मिलेगा नुकसान मिलेगा ये तो बात की बात है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और विधानसभा चुनाव 1 महीने टाल दिया जाना चाहिए। SIR होना चाहिए, पूरे प्रशासन की सफाई। केवल मतदाता सूची के शुद्धिकरण से पश्चिम बंगाल की स्थितियां नहीं सुधरने वाली है। पश्चिम बंगाल के पूरे प्रशासनिक तंत्र के शुद्धिकरण की ज़रूरत है। जब तक उसका शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक पश्चिम बंगाल को बचाना और देश की एकता अखंडता को बचाना ये बहुत कठिन है। दूसरा, जो डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है उसमें सबसे बड़ी भूमिका पश्चिम बंगाल की है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल को बचाना केवल किसी बीजेपी या किसी कांग्रेस, CPM या TMC किसी पार्टी की दृष्टि से उसको नहीं देखा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति को देश की एकता और अखंडता के नज़रिए से देखना चाहिए। सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी, 1 साल बाद अगर 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लग जाता है, उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार बन जाती है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सवाल यह है कि व्यवस्था, सिस्टम ठीक होना चाहिए। 1 साल में राष्ट्रपति शासन के दौरान वो भूमि अधिग्रहण हो सकता है जो फेंसिंग के लिए ज़रूरी है। BSF को जिस ज़मीन की ज़रूरत है फेंसिंग के लिए, बाड़ लगाने के लिए, भारत बांग्लादेश सीमा पर। ये जो आरोप है बीजेपी का भी कि पश्चिम बंगाल की सरकार ज़मीन नहीं देती, उस आरोप का आधार ही खत्म हो जाएगा। SIR में जिस तरह की गड़बड़ी की गई है, जिस तरह से गड़बड़ी करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से उसको पूरे प्रोसेस को डिरेल करने की कोशिश हो रही है, और जिन्होंने घपला किया है, घपले से गलत डॉक्यूमेंट देकर मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखना चाहते हैं, उनको जिस तरह राज्य सरकार प्रोटेक्ट कर रही है वो सब खत्म हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की पुलिस में अब ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो TMC के वर्कर की तरह काम करने लगे हैं। जिस तरह का उनका रवैया है, अगर TMC के वर्कर आप नहीं हैं, आपके खिलाफ कोई हिंसा होती है, आप पर हमला होता है, आपकी जान खतरे में है, आपके खिलाफ कोई अपराध होता है, तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी अगर TMC के वर्कर नहीं चाहेंगे। थानों में पश्चिम बंगाल के TMC का राज चलता है। TMC का बस झंडा और जो है उसके पदाधिकारी नहीं बैठते, इतना ही बाकी है। उसके अलावा सब कुछ TMC के मुताबिक चलता है। राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, राज्य सरकार के मुताबिक चले समझ में आता है। अगर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और दूसरे मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, DGP, पुलिस कमिश्नर उनके मुताबिक चले तो बात समझ में आती है। TMC का साधारण कार्यकर्ता भी थाने में ज़्यादा प्रभावी है किसी भी बड़े पुलिस अधिकारी से। ये है पश्चिम बंगाल का हाल। ऐसे में वहाँ बड़े शुद्धिकरण अभियान की ज़रूरत है, और ये शुद्धिकरण सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति शासन लगाकर ही किया जा सकता है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर 2026 के चुनाव में फिर ममता बनर्जी की सरकार बन जाती है, जो मुझे नहीं लगता कि बनने जा रही है, फिर क्या होगा? फिर वही सवाल आएगा कि जनादेश मिला है, ऐसी सरकार को कैसे बर्खास्त कर दें? तो ये सिलसिला चलता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा जब पश्चिम बंगाल आपके हाथ से निकल जाएगा। तो राजनीतिक हित, राजनीतिक लाभ, इनका ख्याल छोड़कर देश का हित, देश की बदलती डेमोग्राफी से पैदा हो रहे खतरे को अगर रोकना है तो एक ही उपाय है, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना। लेकिन मुझे लगता नहीं, अब तक का जो रवैया है केंद्र सरकार का पिछले 11 साल का, उससे लगता नहीं कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाएगी। अगर लगा दे तो मेरी नज़र में ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा। मुद्दा और प्रश्न ये है कि पश्चिम बंगाल को बचाना है या नहीं बचाना है। तो शुरू में जो मैंने बात कही, भाजपा के सामने, केंद्र सरकार के सामने एक ही प्रश्न है, पश्चिम बंगाल को बचाना है तो राष्ट्रपति शासन लगाना है। उसके बाद सरकार बनेगी नहीं बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल को बचाने में ये बहुत बड़ा साहसिक कदम होगा, और इस कदम के लिए केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हमेशा के लिए याद किया जाएगा कि देश की एकता, अखंडता को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने अपने राजनीतिक हित का त्याग कर दिया। अब क्या होगा
ये आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। मुझे लगता है सरकार अभी 14 जनवरी को हाई कोर्ट के निर्देश का इंतज़ार करेगी। अगर उसको कुछ करना होगा तो उसके बाद ही होगा। हालांकि मुझे तो अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए ऐसी कोई उम्मीद लग नहीं रही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।